नमस्कार। आज विद्या मंदिर में मैं आपको क्षितिज के काव्य खंड के चतुर्थ अध्याय आत्मकथ्य का भावार्थ एवं प्रश्नोत्तर बताऊंगी। प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य से अवतरित है। इस कविता में कवि ने दुख भरे अपने जीवन के यथार्थ की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। देखिए, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि मधुप कहते हैं भौरे को। कवि भौरों के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहता है कि यह मधुप, यह मन रूपी भौरा गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, गुनगुनाकर अपनी यह कौन सी दुख भरी कहानी जो है कह रहा है। मेरे जीवन की मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आज देखो कि मेरे सामने न जाने कितनी घनी पत्तियां मुरझाकर नीचे गिर गईं, जमीन पर गिर रही हैं मुरझाकर, अर्थात मेरे जीवन की खुशियाँ एक एक करके मेरे साथ छोड़कर चली जा रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कहते हैं इस गहरे और विशाल नीले आकाश में असंख्य अनगिनत लोगों ने अपनी जीवन के इतिहास लिखा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। जब मैं उनके लिखे हुए उसको पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं अपनी बुराइयाँ करके अपने जीवन पर व्यंग्य कर रहे हों, अपने जीवन पर कटाक्ष कर रहे हों और अपना मजाक उड़ा रहे हों, उपहास, अपना मजाक उड़ा रहे हों। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि अपने मित्रों से पूछता है, मित्रों ऐसा देखकर भी तुम चाहते हो, तुम भी कहते हो, तब भी तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो कि मैं अपना इतिहास लिख डालूं। जो मेरे साथ बीतने वाली व्यथा है उसे मैं सबके सामने कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। जो मेरी बीती हुई परेशानियां हैं, जो मेरी दुर्बलता है, मैं उन्हें सबके सामने कैसे कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह कागर रीति। वो अपने मित्रों से कहता है कि मेरे जीवन रूपी कागर को खाली देखकर तथा मेरी व्यथा सुनकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम मेरी व्यथा सुनकर तुम्हें बहुत सुख प्राप्त होगा। प्रश्नोत्तर। कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, कविता का नाम है आत्मकथ्य। मुरझाकर गिर रही पत्तियां से कवि का क्या आशय है। कवि कहते हैं ना कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इन पंक्तियों से कवि का आशय है कि उसके जीवन की खुशियां उसका साथ छोड़कर उसी प्रकार चली गईं जैसे पत्तियां मुरझाकर एक एक करके पेड़ का साथ छोड़कर चली जाती हैं। एक पेड़ पर बड़ी सुंदर पत्तियां लगी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह मुरझा जाती हैं और पृथ्वी पर गिर जाती हैं। इसी तरह से मेरे जीवन में बहुत खुशियां थीं, परंतु धीरे धीरे वो खुशियां मेरी खत्म होती चली गईं और उनके स्थान पर मेरे पास दुख आ गए। असंख्य जीवन इतिहास द्वारा उपहास करने का क्या तात्पर्य है। असंख्य जीवन इतिहास, अनगिनत आत्मकथाएं लिखकर लेखक अपनी बुराइयां, कमियां और कमजोरियां बताते हैं और इसको पढ़कर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जब जो भी लेखक होते हैं जो अपने जीवन की आत्मकथा में अपने जीवन की परेशानियां लिखते हैं तो अन्य लोग क्या करते हैं, अन्य लोग उन्हें पढ़कर उनका मजाक ही उड़ाते हैं। गागर रीति से क्या आशय है। गागर रीति का आशय है
खाली घड़ा अर्थात असफल जीवन। कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी गागर में रस नहीं है, मेरा जीवन खाली ही है। चलिए अब आगे अन्य भावार्थ देखते हैं। देखिए, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि आत्मकथा लिखने का आग्रह करने वाले मित्रों से कहता है, मुझे भय है कि मेरी आत्मकथा में जब तुम मेरी खाली गागर देखो, तुम ही खाली करने वाले, तब तुम्हें कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये महसूस हो कि तुम ही खाली करने वाले, मेरे जो जीवन की गागर है उसे वास्तव में खाली करने वाले तुम ही हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कभी तुम यह समझो कि उसका रस लेकर अपनी गागर भरने वाले तुम ही हो। वास्तव में मेरे जीवन का रस लेकर अपनी गागर भरने वाले तुम ही हो। यह बेडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अब कवि क्या कहते हैं कि हे मेरी स्वाभाविक सरलता, अपनी सरलता से कहते हैं। कवि बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, तो कवि अपनी स्वभाव की सरलता को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि हे मेरी स्वाभाविक सरलता, यदि मैं तेरी हंसी उड़ाऊं तो यह मेरी विडंबना होगी, यह मेरा छलावा होगा। यदि मैं तेरी मजाक बनाता हूँ, तेरी हंसी उड़ाता हूँ तो यह मेरी विडंबना होगी। और भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, इसमें या फिर मैं अपनी जो मैंने अपनी गलतियां की हैं ये मैं उनको बताऊं, या फिर दूसरों ने जो मेरे साथ छल कपट किया है, प्रवंचना औरों के छल कपट की कहानियां मैं तुझे सुनाऊं, तो यह मैं नहीं चाहता। ना मैं अपनी भूलें गिनवाना चाहता हूँ, ना मैं दूसरों के छल कपट की बातें बताना चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब क्या कहते हैं कि जो मेरे जीवन में जो प्रेम की मधुर चांदनी रातें थीं, उन रातों के बारे में मैंने जो प्रेम के उज्ज्वल क्षण जिए थे उनके बारे में सबको मैं कैसे बताऊं। उज्ज्वल गाथा, जो मेरे जीवन की उज्ज्वल गाथाएं हैं, मैं कैसे उनके बारे में सबको बताऊं, कैसे गाऊं। मधुर चांदनी रातों की वो सारी बातें मैं सबको कैसे बताऊं और क्यों बताऊं। वे तो मेरे जीवन के निजी अनुभव थे, मैं उन अपनी निजी अनुभूतियों को दूसरों को क्यों बताऊं। मैंने अपनी प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर और हंसते हुए जो समय बिताया है, हंस कर जो बातें की हैं, उन निजी क्षणों का वर्णन मैं समाज के सामने कैसे कर सकता हूँ। चलिए अब आप प्रश्नोत्तर देखेंगे। कवि खाली करने वाले किसे कह रहा है और क्यों? कवि अपने उन मित्रों को खाली करने वाले कह रहा है जो उस पर आत्मकथा लिखने का दबाव डाल रहे हैं। क्यों? कवि के निजी अनुभव बहुत ही कटु रहे हैं। इन मित्रों ने ही उसकी खुशी और उन्नति में बाधा डालकर उसकी गागर को खाली कर दिया है। इसीलिए कवि अत्यंत परेशान होकर, दुखी होकर अपने मित्रों को ही गागर खाली करने वाले कह रहे हैं। कवि किस बात को विडंबना कह रहा है और क्यों? कवि अपने स्वभाव की सरलता की हंसी उड़ाने को विडंबना बताते हैं, क्योंकि कवि की सरलता ही कवि के अनेक कष्टों का कारण है। कवि का स्वभाव अत्यंत ही सरल है, इसीलिए उन्होंने अनेक कष्ट भोगे हैं, इसीलिए कवि उसको विडंबना बताते हैं। उज्ज्वल गाथा कौन सी है जिसे गाने में कवि स्वयं को असमर्थ पाता है? कवि ने मधुर चांदनी रातों में
खिलखिलाकर तथा हंस हंसकर जो समय अपनी प्रेमिका के साथ बिताया है, उसी गाथा को कवि ने उज्जवल गाथा कहा है। कवि उसी अपने उन समय को ही पुनः नहीं बताना चाहता और कवि उन क्षणों को याद करता है। कवि आत्मकथा में क्या नहीं करना चाहता। कवि अपनी आत्मकथा में अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता, अपनी भूलें या दूसरों के छल कपट नहीं दिखलाना चाहता तथा अपने प्रेम के आनंदमय क्षणों को नहीं बांटना चाहता। चलिए अब अगली शेष वीडियो हम देखते हैं। कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ जो प्रेम भरे क्षण बिताए थे, वो कुछ ही पल कवि के साथ टिक पाए। सुख उनके निकट आते आते भाग गया। उन पलों को याद करते हुए कवि कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि कहते हैं कि जिन सुखों के स्वप्न देखकर मैं जाग जाता था, वे मुझे कभी मिल ही नहीं पाए। मैं जिस पल ही अपनी प्रेमिका का आलिंगन करने के लिए आगे हाथ बढ़ाता था, उसी पल मेरे स्वप्न टूट जाते थे और मेरी प्रेमिका मुस्कुराकर जो भाग गया, मुस्कुराकर मेरी प्रेमिका मुझे छोड़कर चली जाती थी। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कह रहे हैं अरुण कपोल, लाल लाल गाल और मतवाली सुंदर छाया, मतवाली एवं सुंदर छाया। तो अपनी प्रेमिका के गालों के लिए कहती है, मेरी प्रेमिका के लाल लाल कपोल इतने मतवाले एवं सुंदर थे कि उसकी प्रेम भरी उषा, अनुरागिनी उषा, प्रेम भरी उषा भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा, सुहाग मधुर माया में अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से उधार लिया करती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। अब वो कहते हैं कि मैंने जो अपनी प्रेमिका के साथ जो कुछ पल मधुर बिताए थे, आज उस प्रेमिका की वही यादें मेरा सहारा बनी हुई हैं। आज उसी प्रेमिका के साथ गुजारे हुए वह मधुर क्षण ही मुझे थकित यात्री के लिए पाथे बने हुए हैं, मतलब मेरा सहारा बने हुए हैं। अर्थात उन्हीं यादों के सहारे मेरा जीवन चल रहा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब कवि के जो मित्र हैं वो उनसे उनकी आत्मकथा लिखने के लिए जब कहते हैं तो कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि मेरे मित्रों, क्या तुम मेरे यादों को उधेड़ कर देखना चाहते हो। तो मेरे यादों को उधेड़ कर, जैसे सीवन को उधेड़ कर उसके अंदर तक देखते हैं, ऐसे ही तुम मेरे जीवन की इस गाथा को, मेरी यादों को उधेड़ कर मेरे अंदर तक मुझे देखना चाहते हो। क्या मेरी आत्मकथा सुनकर मेरे भूले हुए दर्द को फिर से जगाना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कहते हैं मेरा जीवन जो है वो बहुत ही सामान्य सा है, बहुत ही छोटा सा मेरा जीवन है। अब उस छोटे से जीवन में मैं अपनी बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी यश गाथाएं कैसे बताऊं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि ऐसे में क्या सोचते हैं कि अच्छा तो यह होगा कि मैं केवल औरों की कथाएं सुनता रहूं, जो और लोग अपनी आत्मकथाएं बताते हैं मैं केवल उनकी कथाएं सुनता रहूं, मैं मौन रहूं। अपनी कथा बताने के लिए मैं बिल्कुल मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरे जीवन की जो ये कहानी है उसे सुनकर क्या करोगे। मेरे जीवन की कथा तो बहुत ही भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा है, उसको सुनकर तुम क्या करोगे।
इस समय मेरे जीवन में दुख दर्द शांत हैं, जो मेरे जीवन के दुख दर्द हैं वो बिल्कुल शांत है। मेरी मौन व्यथा, मेरी व्यथा बिल्कुल मौन है, सब कुछ शांत है। इसलिए अभी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है। प्रश्न उत्तर, कवि को कौन सा सुख नहीं मिला? कवि का मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि जिन सुखों के स्वप्न देखकर जाग जाते थे वे सुख कवि को नहीं मिल पाए। कवि स्वप्न देख रहे थे कि वो अपनी प्रेमिका को आलिंगन में ले रहे हैं, परंतु उनके आलिंगन से में आते आते उनकी स्वप्न टूट गया और प्रेमिका मुस्कुराकर चली गई। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवि को क्या उचित लगता है। कवि को लगता है कि उसके लिए यही उचित है, यही अच्छा है कि वह औरों की कथाएं सुनता रहे और अपने जीवन की कथाएं बताने में, अपने विषय में मौन ही रहे। कवि कैसे अपने रास्ते की थकान दूर करना चाहता है, दूर करता है अपने रास्ते की थकान। कवि अपनी प्रेमिका के साथ गुजारे हुए मधुर क्षणों को याद करके अपने रास्ते की थकान दूर करता है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? कवि ने कहा, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। अर्थात कवि अपनी प्रेमिका का आलिंगन करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे थे कि उसका स्वप्न टूट गया और प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और क्षितिज के अन्य अध्याय देखने के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।